डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन इन द प्रीवियस क्लास, और हमने ये डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम दो सिस्टम्स के दरमियान में ग्रेडियंट क्रिएट कर दें, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस हम अगर क्रिएट कर देते हैं, तो उस कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट कर देने के बाद क्या होगा कि हमने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बनाई थी, हमने ये कहा था कि हायर द concentration difference, higher will be the rate of higher the rate. yes, higher the rate of diffusion. ठीक है, ये हमने कल एक लास्ट जो फैक्ट क्रिएट किया था वो हमने क्रिएट किया था। बेटा राहिम कोई नया स्टूडेंट है हमारा? नो सर, ये वो एक आता नहीं था कलर्ड कपड़ों में स्कूल। ओके ओके, सो हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये हमने जो है वो एक एस्टेब्लिश किया था कल फैक्ट। ठीक है, और अच्छा डिफ्यूजन का एक बात जो है वो डिफ्यूजन के बारे में वो आपने ज़हन में रखनी है कि जब हम बात डिफ्यूजन की करते हैं ना, तो डिफ्यूजन में एक बहुत बड़ा फैक्टर शामिल होता है। वो ये है कि डिफ्यूजन डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती। उसमें दो सिस्टम्स, या यूं कह लीजिए कि जैसे मैंने आपको डज नॉट नीड, जैसे मैंने कल आपको ये बताया था, ये इसमें हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, कल ये एक हम डिस्कशन कर रहे थे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। कल हमने ये कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगर हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालनी है तो इसका क्या जो होना चाहिए कि हमारे जो बॉडी के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, एंड द एयर दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर लंग्स शुड हैव द कार्बन डाइऑक्साइड लोअर देन आवर ब्लड। सो ये ग्रेडियंट जब क्रिएट हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद डिफ्यूज़ आउट होगी। ठीक है, अब उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? आउटसाइड आवर बॉडी, जब ये हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो अब आप यहाँ पर दो चीज़ें देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ तक किसको फॉलो कर रही है? मेम्ब्रेन को, यानी मेम्ब्रेन के क्रॉस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है। ये ब्लड है आपका, ठीक है, ये एयर है, क्योंकि ये एल्वियोलस है, ये इस वक्त जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये एल्वियोलस है, तो ये एयर है। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के एयर में जा रही है, तो दरमियान में एक तो मेम्ब्रेन आ रही है, लेकिन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी बॉडी से आउटसाइड जाती है, फॉर एग्जांपल नोज से आउटसाइड जाती है, तो दरमियान में कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। डिफ्यूजन, मैं वंस अगेन रिपीट करूं, डिफ्यूजन डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन। अगर एक चीज़ डिफ्यूज़ कर रही है तो जिस तरह आपको इस डायग्राम में पता लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये एक बॉटल स्पिल हुई है, और ये बॉटल स्पिल होने के बाद ये पूरे उस एरिया में जो है वो इसके मॉलिक्यूल जो है वो स्प्रेड हो गए, और वो स्प्रेड हो जाने के बाद वो कंपाउंड जो हैं वो आपकी नोज तक पहुंचे, तो देयर वाज नो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। इसी तरीके से डिफ्यूजन कैन रिक्वायर अ मेम्ब्रेन बट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेम्ब्रेन। एक जगह से दूसरी जगह पर किसी मॉलिक्यूल ने अगर जाना है तो दरमियान में डिफ्यूजन के होने के लिए मेम्ब्रेन का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ी सी देर बाद पता लगेगा कि मैंने ये बात आपको क्यों बताई है, दो चीज़ों में डिफरेंस करने के लिए। एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक हमने पढ़ी थी अमीबा की एग्जाम्पल, एक हमने पढ़ी ह्यूमन ब्लड सेल की एग्जाम्पल, जिसमें हमने ये देखा कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए लंग्स में ऑक्सीजन का ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेडियंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो जितना स्टीप ग्रेडियंट होगा, स्टीप से मुराद ये है कि जहाँ जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन का, एक जगह पर कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है, दूसरी जगह पर कंसंट्रेशन इतनी कम है, तो जितना स्टीप ग्रेडियंट होगा उतना ही अच्छे तरीके से ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी। तो क्या होता है कि आपके एल्वियोलाई में, आपके जो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, वहाँ पर जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। इसका बिल्कुल वाइस वर्सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एल्वियोलर एयर में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है ड्यू टू ग्रेडियंट। तो इसका मतलब है हर जगह पर आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? हर जगह पर आप ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं। अगले उसमें आ जाते हैं, अगली चीज़ क्या है, हम रूट हेयर सेल की बात करें। ये आपके सामने रूट हेयर सेल है, ठीक है। अब ये रूट हेयर सेल जो है इसके हवाले से आपने डिस्कशन की हुई है, आपको याद होगा कि ये एक्सचेंज, क्योंकि इसका हेयर होता है लिहाजा ये सरफेस एरिया ज़्यादा करता है। मैंने आपको सरफेस एरिया के बारे में डेफिनेशन बताई हुई है जब हम ब्लड सेल और रूट हेयर सेल पढ़ रहे थे। बेटा सरफेस एरिया क्या है? सर एक सेकंड।
जी बेटा, सरफेस एरिया इज द एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज अगर आपने करना है, आपने वाटर इनटेक करना है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करनी है, ऑक्सीजन इनटेक करनी है, आपको सरफेस एरिया चाहिए होगा। और सरफेस एरिया यहाँ पर रूट हेयर सेल क्या इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। हम अपने मतलब की बात पे आते हैं कि जब हम ये डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग ये जो हमारे डिस्कशन इस वक्त चल रही है डिफ्यूजन के हवाले से, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इस वक्त है ये इसके इस सेल के इर्द गिर्द, इस सेल को सराउंड जो कर रही है वो सॉइल है। नाउ दिस सॉइल इज कंटेनिंग द ऑक्सीजन, सॉइल हैज द ऑक्सीजन। ये याद रखिए, जिस सॉइल में ऑक्सीजन नहीं होती, इफ द ऑक्सीजन ऑफ एनी सॉइल इज लेस or there is no oxygen in the soil, no root will survive in that particular soil. ठीक है, तो soil must have the oxygen. अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर soil के पास ऑक्सीजन है तो रूट हेयर सेल जो है वो मुस्तकिल एक फिनोमिना करता है। मैं आपको एक याद दिलाता हूँ, मैंने आपको बताया था एक फिनोमिना होता है रेस्पिरेशन। जी बेटा, व्हाट इज दिस? Sir, when glucose is broken down to हाँ, form. when the glucose is broken down, ठीक है, when the glucose is breaking down, this phenomena is known as respiration. And in respiration, glucose breaks into water and CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स के, और इसमें होता क्या है, इसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। यानी जब आपने ग्लूकोज को ब्रेक करना है तो उसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब है ऑक्सीजन आप रिसीव करेंगे, ऑक्सीजन आप डिफ्यूज इन करेंगे, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको डिफ्यूज आउट करना पड़ेगा, तो इसका ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। जी बेटा, ऑक्सीजन का ग्रेडियंट क्या क्रिएट करना पड़ेगा आपको, जल्दी से बताइएगा। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। ऑक्सीजन का ग्रेडियंट क्या क्रिएट करना पड़ेगा हमें? ऑक्सीजन को क्या करना है, इनटेक करना है। यस सर। तो ऑक्सीजन के लिए क्या ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन अंदर आए डिफ्यूज होके? सर अब मैं ब्रीथ इन कर रहा हूँ। नहीं, ये प्लांट की बात हो रही है बेटा। प्लांट में रूट हेयर सेल में ऑक्सीजन आपको रखनी होगी कम। रखनी क्या होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन यूज कर लेती है तो ऑक्सीजन रूट हेयर सेल में खुद ही कम हो जाती है, और सॉइल में ऑक्सीजन होती है ज्यादा। ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। दो सिस्टम्स है ना, दो सिस्टम्स हैं, एक सेल है यस सर। और एक सॉइल है, एक सेल है एक सॉइल है, इनमें ग्रेडियंट क्रिएट हो गया दो सिस्टम्स में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन यूज हो रही है इसलिए वो कम हो गई। अब आपको मजीद ऑक्सीजन चाहिए तो क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है लिहाजा अब ऑक्सीजन डिफ्यूज इन कर जाएगी। आप लोग ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन पे आके कल भी जो है वो हैंग हो गए थे, आज भी हैंग हो रहे हैं बेटा। इसका जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। ये बार बार मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि पास पेपर्स में इसके आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत से क्वेश्चंस आपको ये अपना डिफ्यूजन और इसके ग्रेडियंट से रिलेटेड मिल जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल इन आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, आपने ग्लूकोज को ब्रेक किया, ग्लूकोज को ब्रेक करके यू क्रिएटेड द कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट वुड बी द ग्रेडियंट टू एक्सक्रीट आउट और टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सॉइल? ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? सर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और सर सॉइल में कम होगी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही ग्रेडियंट होगा। सॉइल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम, यानी यूं कह लीजिए कि उसकी कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सेल जो है वो कम होगी। सेल में क्योंकि रेस्पिरेशन हो रही है लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड मूव करेगी, और जो इस फिनोमिना, यानी एक इस फिनोमिना के अकॉर्डिंगली होगी डिफ्यूजन, यहाँ डिफ्यूजन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव कर जाएगी। सो ये concept is not just for studying, concept is also for applying। तो हम यहाँ पर इस वक्त जो है वो अप्लाई कर रहे हैं अपना जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था रिगार्डिंग डिफ्यूजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और बड़ा ही ज़्यादा सेल्स में यूज़ होता है। आपको मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिए हैं कि इन 3 ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन का फिनोमिना यूज़ होता है।
अच्छा, एक यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है जो विच इज़ टेकन फ्रॉम योर बुक, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें आपको नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर कि एक आपके पास जार है, गैस जार, और एक जार है, गैस जार छोड़ दें, इसमें आपने वाटर डाला हुआ। वाटर डालने के बाद आप क्या करते हैं, आप इसमें कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल डाल देते हैं। अब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपने क्यों डाला? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपने इसमें इसलिए डाला कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो है इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। और जैसे ही आप पानी में डालते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वैसे पानी का रंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल इसमें डाला, कॉपर सल्फेट ने पानी को ब्लू कर दिया। वाई? सर वो आहिस्ता सर वो आहिस्ता सर जो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सर वो जो क्रिस्टल था सर वो सर डिफ्यूज होके सर लोअर कॉन्सेंट्रेशन सर क्योंकि पानी में नहीं था वो जी, पहले, तो सर वो बहुत डिफ्यूज हो गया पानी में। बहुत सही, बहुत सही कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं। ये अब यहाँ पर आइए असल बात के ऊपर जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। बेटा, डिफ्यूजन मीडियम दो हो सकते हैं। एक एयर हो सकता है जिसमें आप किसकी एग्जांपल पढ़ चुके, ऑक्सीजन की एग्जांपल पढ़ चुके, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल पढ़ चुके, परफ्यूम की एग्जांपल पढ़ चुके। ये एयर है डिफ्यूजन मीडियम, ठीक है। दूसरा डिफ्यूजन मीडियम वाटर भी हो सकता है, कि इवन जो डिफ्यूजन है वो वाटर में भी हो सकती है। इसकी एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर आ गई है कि आप आराम से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जब वाटर में डालेंगे तो इट वुड बी डिफ्यूज्ड इक्वली इनटू द वाटर, और वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अभी तो आपने पढ़ा ना कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज चॉक। चौक आपने देखा ही होगा। अब ये जो इसको आप पानी में फेंकें, जस्ट थ्रो इट इन द वाटर, व्हाट वुड हैपन? आफ्टर सम टाइम वाटर विल बी like the color of the milk. The color of the water will be like the color of the milk. So why? Because the particles of ये भी crystallized form में होता है, ये भी क्रिस्टल है, तो वो क्रिस्टल जो है वो उसमें से जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्यूज हो जाएंगे। सो इट वुड डेफिनेटली मीन कि वाटर भी डिफ्यूजन मीडियम है और एयर भी डिफ्यूजन मीडियम है, दोनों में डिफ्यूजन हो सकती है। यहां पर आके ये बड़ी टेक्निकल सी बात है, क्योंकि एक बात ज़हन में रखिए, ये अब असल में अप्लाई होता है लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। कैसे? क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली आर द वाटर। आप कहते हैं कि आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें 90% वाटर होता है। अगर उसमें कोई चीज़ डिफ्यूज़ होती है तो इसका मतलब है वाटर में डिफ्यूज़ आराम से हो सकती है। फिर इसी तरीके से हम ये भी कहते हैं कि जो वाटर है वो हमारे पूरे ब्लड में वाटर है। ब्लड में वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर ब्लड में कोई किसी चीज़ की डिफ्यूजन होती है या ब्लड में क्रॉस होता है किसी चीज़ का, तो इसका मतलब ये है कि वाटर इज़ ऑल्सो causing the diffusion in the blood. So definitely air is a very good medium of diffusion, but water is also a very very important medium for diffusion. जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। सर डिफ्यूजन ज्यादा सर फास्टर एयर में होती है कि सर वाटर लिक्विड्स में? जो डिफ्यूजन होती है ना उसमें दो तीन फैक्टर्स मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका वो फैक्टर्स बताने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर ज़्यादा होगी। वो फैक्टर्स बताने के बाद हमारा आंसर आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये हमारे सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो कैसे डिफ्यूजन को वो करेगा, इफेक्ट करेगा? सर क्योंकि क्योंकि वो जो जी जी जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे सर वो इंक्रीज हो जाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली मतलब है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने कल आपको एक मिसाल दी थी कि आपके सामने ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं विच आर क्लोजर टू ईच अदर। जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे से इनकी जो कोलिजन स्पीड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जितना कोलिजन इंक्रीज़ होगी उतना ही एक दूसरे से अवे भी जाएंगे। ये एक दूसरे से अवे भी मूव करेंगे, तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। और डिक्रीज़ में ये होता है कि क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हार्ड हो जाती हैं तो जो डिफ्यूजन है वो स्लो हो जाती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तो हम कल से बात कर रहे हैं। द रियल फैक्टर इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज गुड then it means the diffusion will be occurring at the highest rate. Size of the molecule,
अब ये है वो चीज़ जिसका आंसर आपके क्वेश्चन के लिए जिसमें मौजूद है। यहाँ पर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बहुत डिपेंड कर रहा होता है बेटा। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल अगर बड़ा है तो डिफ्यूजन बहुत स्लो होगी, डिफ्यूजन बहुत आहिस्ता होगी। फॉर एग्जांपल आपने अभी तक किन मॉलिक्यूल्स की बात की है? आपने अभी तक ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है, ऑक्सीजन की बात की है, वाटर की बात की है। आपने ग्लूकोज की बात क्यों नहीं की? क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू ऑल दीज, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से आप प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स तो इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े हैं ग्लूकोज से। तो इससे ये जो है वो एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि लार्जर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल लोअर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब एयर और वाटर, इन दोनों में जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि वाटर बेसिकली यूँ कह लीजिए कि क्रिस्टल्स के लिए ज़रा ज़्यादा, ख़ास तौर पे नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स जो होते हैं ना, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स, उनके लिए वाटर इज़ अ सूटेबल मीडियम फॉर डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट है, अब इसकी ये नॉन वोलेटाइल है, क्रिस्टल वायलेट है, ये है कॉपर, क्रिस्टल वायलेट कह रहा हूँ, कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब आपने इसको वाटर में डाला तो फौरी तौर पे ये वाटर में डिफ्यूज हो गया। इसका मतलब है नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए वाटर सूटेबल है, वाटर इज़ अ वेरी सूटेबल मीडियम। लेकिन जो कंपाउंड्स वोलेटाइल होते हैं, खासतौर पर गैशियस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और उसके अलावा ये जो परफ्यूम्स वगैरह हैं, उनके लिए एयर ज़्यादा सूटेबल मीडियम होगा। जी बेटा, क्लियर है? सर मेरा भी एक जी जी सवाल। सर। यस सर। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, तकी बोलिए। सर सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो है वो अभी तक कौन सा है? बेटा सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये है कि उसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि उसका न्यूक्लियस साइज़ क्या है और उसका जो साइड के शेल्स है उनका साइज़ क्या है। सबसे छोटा मॉलिक्यूल अभी तक जो है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन जो है वो H2 है। और हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है इट हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंड नो न्यूट्रॉन। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, मेरी सर एक अंडरस्टैंडिंग के सेकंड के लिए मुताबिक। पिछली स्लाइड पे कर सकते हैं? जी बेटा। जी बेटा, आपने कर लिया? यस सर, कर लिया। अच्छा जी, डिफ्यूजन इज ओवर। हाँ, ये लेकिन अब यहाँ पर हम इंशाल्लाह अपनी जो वर्कशीट हमने बनानी है उसमें हम जो है देनी है मैंने आपको, उसमें हम जो है वो डिफ्यूजन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें वो हम देखेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन वगैरह भी करूँगा। लेकिन जो है वो आपने एक काम अब यहाँ पर ख़ुद भी करना है रिगार्डिंग योर सर्च ऑन इंटरनेट। यहाँ पे इसके एनिमेशंस वगैरह वो भी आपने जो है वो लाजमी देखनी है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है ये एक ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट एज सेम एज डिफ्यूजन। कैसे? ऑस्मोसिस में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ऑस्मोसिस में भी जो असल चीज़ होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस में जो शामिल है ना वो ये है कि जब आप किसी कंपाउंड की बात करें और दरमियान में पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो, और कीजिएगा सेलेक्टिवली परमिएबल या पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ वाटर मौजूद है और वो वाटर इस मेम्ब्रेन से गुजर के दूसरे एरिया में जाता है, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जहाँ पर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती, जिस जगह पर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती और वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, whenever the membrane is not involved and the water moves from the higher concentration to lower concentration, that is diffusion. But whenever a molecule, especially a liquid molecule, goes from the higher concentration to lower concentration and that system involves the membrane, then that
पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस। वेरी सिमिलर हैं दोनों, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन जो फ़र्क है, जो डिफरेंस आ जाता है दोनों का, वो ये है कि बोथ विल हैव अ सिंगल डिफरेंस ऑफ अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक में क्रॉस पार्शियली मेम्ब्रेन के थ्रू होगा परमिएबल मेम्ब्रेन के, दूसरे में पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होगा। इसकी एक मिसाल आप यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए। ये एग्जाम्पल इतनी अच्छी है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑस्मोसिस की। बेटा आपके पास एक यू शेप ट्यूब है, यू ट्यूब है, ठीक है, और ये जो आपके पास यू ट्यूब है, इसमें आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। आप क्या करते हैं, आप इस मीडियम में इसको बेटा आप गौर से सुनिएगा ज़रा, आप इस यू शेप ट्यूब में दरमियान में लगा देते हैं एक पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पार्शियली परमिएबल ये नाम अभी बार बार आएगा। पार्शियली परमिएबल इज सिनोनिमस टू सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन आपने यहाँ पर दरमियान में बना दी और इस तरह वाटर को फिलअप किया कि दोनों जगह पर वाटर की अमाउंट जो है वो इक्वल हो गई, वाटर लेवल इक्वल हो गया। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर सुक्रोज डाली। बेटा सुक्रोज क्या है? सर शुगर। जी, जो आपकी टेबल शुगर होती है ना, जो आप चाय में डालते हैं, आप किसी और शरबत में डालते हैं, या आप किसी चीज़ को मीठा करने के लिए डालते हैं, वो जो टेबल शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। आप क्या करते हैं, आप इस साइड पर, बी साइड पर इतनी शुगर डालते हैं कि इसमें 95% वाटर है और 5% शुगर है। यानी बी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप ये बना देते हैं, 95% वाटर, 5% शुगर। अब आइए ए साइड, क्योंकि दरमियान में से आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है। दूसरी साइड 10% सुक्रोज सॉल्यूशन आपने यहां पर इस तरह किया है कि आपके पास इस सॉल्यूशन में 90% वाटर है और 10% शुगर है। अच्छा, अब गौर से सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक जगह पर जो वाटर है, किसी एक पोर्शन में वाटर दूसरे पोर्शन से कम है। बेटा बताएंगे आप किस पोर्शन में वाटर कम है? सर ए पोर्शन में सर वाटर कम है। सर ब्लू वाले में, जो ब्लू वाले में वाटर कम है। नहीं नहीं, अभी इस पे नहीं आना बेटा, इसको नहीं छेड़ना अभी आपने। सर इधर आइए। सर जहाँ पे ऑरेंज सॉल्यूशन है सर, वहाँ पे वाटर कम है सर, क्योंकि वहाँ पे 10% सुक्रोज है और दूसरी साइड पे सिर्फ 5%। वहाँ पे 10, यस, दिस इज द मेन पॉइंट कि जो ए रीजन है इस वाले इस यू शेप ट्यूब में, जो ए रीजन है वहाँ पर वाटर इज कंपैरेटिवली लेसर देन द बी रीजन, बिकॉज इन दिस side of the tube you have 90% of water and 10% of sugar, but here you have 95% of water and 5% sugar. So sugar, both sides of the tube have the sugar, but one of them has more water than the other one, and one of them has more sugar than the other one. So जहां पर आपने 10% शुगर रखी है वहां ऑब्वियसली वाटर कम है। इसका मतलब ये है जी बेटा, का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है। यस सर। किस चीज का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है? सर वाटर का भी हुआ है, सुक्रोज का भी हुआ है। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। यहाँ पर जो है बेटा दोनों का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, वाटर का ग्रेडियंट भी क्रिएट हुआ है, शुगर का भी, क्योंकि वाटर जो है वो एक साइड पर 90% है, दूसरी साइड पर 95% है, विच मीन्स डिफरेंस तो है कंसंट्रेशन का। लेकिन अगर आप शुगर की बात करते हैं तो 10% शुगर है, उसका भी ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, और 5% शुगर है, यहाँ पर भी दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक मूव कर जाए, ये दोनों ही मूव कर जाए, इक्वल करना है ना सोल्यूशन को। अगर हम सोल्यूशन को इक्वल करते हैं तो बेटर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शुगर को भी जो है, मैं ज़रा थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप दूसरी डायग्राम को देखें ही ना। अभी मैं जो पॉइंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ ना,
उसके लिए अभी आपने दूसरी डायग्राम को नहीं देखना। सो इट मीन्स के बोथ ऑफ द साइड शुड हैव नंबर 1 इक्वल अमाउंट्स। किस चीज की इक्वल अमाउंट होनी चाहिए? वाटर की भी इक्वल अमाउंट हो, और सेकंड नंबर पे ग्लूकोज की भी इक्वल अमाउंट हो। और सॉरी, ग्लूकोज नहीं, बात वैसे एक ही है, लेकिन चलें, वाटर की भी सेम अमाउंट हो और सुक्रोज की भी सेम अमाउंट हो। जी बेटा, क्या ऐसा ही होना चाहिए हमारे अब तक के कॉन्सेप्ट के मुताबिक? यस सर। किसी को कोई मिसकंसेप्शन, कोई कंफ्यूजन आ रही हो? मैं दोबारा से एक बात रिपीट करता हूं कि हमारे पास इस ट्यूब की दोनों साइड्स पे ग्रेडियंट क्रिएट हुआ हुआ है। एक ए साइड है और एक बी साइड है। दोनों साइड्स पे ग्रेडियंट इस तरह क्रिएट हुआ हुआ है कि वाटर का ग्रेडियंट भी है, एक तरफ 90% है, दूसरी तरफ 95% है। शुगर का ग्रेडियंट भी है, एक तरफ 10% है, दूसरी तरफ 5% है। होना क्या चाहिए हमारे अभी तक के कॉन्सेप्ट के मुताबिक? दोनों तरफ अमाउंट ऑफ वाटर भी इक्वल हो जाए और अमाउंट ऑफ शुगर भी इक्वल हो जाए। लेकिन अब एक चीज है जो ये काम नहीं होने देगी, और वो है दिस मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगी अमाउंट ऑफ वाटर और शुगर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्यूब। कैसे? अब आइए वापस इस डायग्राम के ऊपर, मैं जरा ये क्लियर कर रहा हूं। ये जो मेम्ब्रेन है, इट वुड नॉट लेट द शुगर पास, नॉट लेट द शुगर पास। ये शुगर को क्रॉस नहीं होने देगी, शुगर को पास नहीं होने देगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि यहाँ से वाटर मूव कर जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास शुगर ज़्यादा है। उस शुगर के इफ़ेक्ट को नलिफाई करने के लिए यहाँ से वाटर जो है वो इस तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पर एक सूटेबल अमाउंट मौजूद है वाटर की भी और शुगर की भी, ये सूटेबल अमाउंट है। बट इस जगह पर क्योंकि शुगर ज़्यादा थी, लिहाजा the partially permeable membrane would not let the sucrose to cross and come to the B region. Instead, it would take some water from here, and it would take some water from the B region, and the water level rise in this tube. Why? क्योंकि यहाँ शुगर ज़्यादा थी। जब शुगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपने वाटर को भी जो है वो इक्वलाइज करना है, वाटर को भी जो है वो शुगर के बराबर करना है। शुगर ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर इस वक्त मैं अब आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करें ना, तो इस लेवल के ऊपर बोथ हैव इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड शुगर। हालांकि एक जगह पर आपको वाटर ज्यादा नजर आ रहा है, दूसरी जगह पर आपको कम नजर आ रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में बोथ हैव इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड शुगर। अब ये कंफ्यूजिंग है। जी बेटा बताइए। सर क्योंकि जो ए पार्ट है सर उसके अंदर सुक्रोज ज्यादा है, तो सर उसी लिहाज से पानी भी ज्यादा है, और सर बी साइड में सर सुक्रोज कम है और पानी भी कम है। ये है वो चीज, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि जिस जगह पर हमारे पास सुक्रोज ज़्यादा है, उस जगह पर हमें वाटर भी उसी रेशो से रखना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास वाटर रेशो शुगर है, तो हमारे पास दोनों 1:1 की रेशो में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी रेशो 0.5 है और इसकी रेशो 1 है। दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो ये ए रीजन के लिए, यही बात बी रीजन के लिए। अब बी रीजन में इस वक्त 1:1 वाटर और शुगर की है, और ए रीजन में भी 1:1 है। ठीक है, ये कैसे हुआ? समझ नहीं आई बात। डिफ्यूजन में तो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि जो वाटर है उसको इक्वली डिवाइड होना चाहिए, और जो शुगर है उसको भी इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ये वो चीज़ है जो आपको ऑस्मोसिस में डिफरेंट जो है वो लगेगी। ऑस्मोसिस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। पहले हम ज़रा देख लें कि हमारा टाइम कितना है। ओनली 4 मिनट्स। ओके, लेट्स क्लियर दिस एज सून एज पॉसिबल। अब हम ये देखेंगे कि ये एक जो हमारे कॉन्सेप्ट में एक वो आ रहा है,
डिफरेंस आ रहा है। डिफ्यूजन में हमने कहा इक्वली डिवाइड होने चाहिए, ऑस्मोसिस में हम कह रहे हैं रेशियो एक होनी चाहिए। इक्वल डिवीजन है या नहीं है? भाई साफ पता लग रहा है इस डायग्राम से कि यहां तो इक्वल डिवीजन है ही नहीं। अच्छा भला यहां पे वाटर की इक्वल डिवीजन थी, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो सिस्टम है ये ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दिस सिस्टम। डिफ्यूजन ये कहती है इक्वली डिवाइड करो सबको, ऑस्मोसिस ये कहती है कि दोनों की रेशियो बराबर होनी चाहिए। सो अब हम क्या करें बेटा इस तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ठीक है, इसके लिए हम जो है वो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमने अब समझना है। ठीक है, हमारी कंफ्यूजन क्या है? लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट द कंफ्यूजन। हमारी कंफ्यूजन ये है कि डिफ्यूजन इक्वलाइजेज द amount of molecules on both sides. अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल दोनों साइड्स पर जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, बट ऑस्मोसिस प्रेफर्स द रेशियो। ऑस्मोसिस जो है वो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल को प्रेफर कर रही है कि जो रेशियोज हैं दोनों में वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारी असल कंफ्यूजन है जिसके पीछे हमें फिर पढ़ना है और हमें ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, विच इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज डिफाइंड may be defined as the power of water, but this is not enough. Water potential is actually defined as the kinetic energy of the water molecule within a solution. किसी भी सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, यानी इसका मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल। आपके पास वाटर है, आप उसमें शुगर डाल देते हैं, अब क्या होगा? क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी, कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी? आपस में शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो काइनेटिक एनर्जी है, जो कोलिजन पावर है, वो शुगर के ऐड होने से कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। शाबाश। ये ऐसा ही है कि मैं एक क्लास में बिठाता हूँ 4 बच्चे, ठीक है, और उनके दरमियान में मैं जो है वो चेयर्स रख देता हूँ बहुत सारी। ठीक है, अब उन बच्चों को आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हुए, इसको उसके पास जाने से में मुश्किल होगी, इसको उसके पास जाने में मुश्किल होगी, इसको इसके पास जाने में मुश्किल होगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो चेयर्स हैं वो बच्चों की जो मूवमेंट है क्लास में उसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे कोलाइड और दे हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन देयर इज नो सोल्यूट मॉलिक्यूल। जब उनके अंदर शुगर ऐड नहीं करेंगे तो उनकी आपस में जो कोलिजन एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में कोई और मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या कोलिजन पावर वाटर मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। इसकी मैं अभी आपको एक मिसाल दूंगा, लेकिन अभी आज मुश्किल हो जाएगा। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। वाटर पोटेंशियल का एक मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन कह लीजिए। अब आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, हायर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हायर विल बी द वाटर पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा आप वाटर पोटेंशियल होगा। अब जरा मुझे बताइए कि 2 केसेस आपको दे रहा हूं, एक है प्योर वाटर और एक है वाटर विद सुक्रोज। किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? किस में वाटर के मॉलिक्यूल्स की विद इन मॉलिक्यूलर कोलिजन जो है वो ज्यादा होगी? सर सुक्रोज, वाटर विद सुक्रोज।
जी बेटा, और कोई? सर वो डिसॉल्व हो गया सर है सुक्रोज। सर कॉम्प्लेक्स शुगर होती है और एक सिंपल शुगर होती है। सिंपल शुगर जो होगी ना वो डिजॉल्व हो जाएगी। हाँ हाँ, मैंने अभी आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलाइड करना है, आप बीच में शुगर के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हो। एक वाटर का आपके पास है जिसमें प्योर वाटर है, दूसरा वाटर का कंटेनर आपके पास है जिसमें आपने सुक्रोज ऐड की हुई है। किसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? सर सुक्रोज वाले में। सर सिक्रोज वाली में। क्या रीजन, क्या है रीजन बताइए मुझे। सर क्योंकि कोलिजन ज्यादा होंगी। मैंने कहा है वाटर ने वाटर से कोलाइड करना है, वाटर की कोलिजन सुक्रोज से नहीं करवानी है आपने। सर वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो लिटिल बिट क्लोज अवे होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते, तो इसलिए उनके बीच में पार्टिकल्स फिट हो सकते हैं, इसलिए वो कोलाइड कर रहे हैं। ये जो रेड में मैं बना रहा हूँ ना, ये हैं शुगर मॉलिक्यूल, और जो ब्लू में मैंने बनाया है ये वाटर मॉलिक्यूल है। किस में कोलिजन आसान है? सर जिसमें सिर्फ वाटर। जिसमें सिर्फ वाटर है उसमें कोलिजन आसान है, उसमें कोलिजन ज़्यादा होगी, इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये जेहन में रखिए अपने कि हमने वाटर पोटेंशियल को किस एंगल से देखना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओनली वाटर, ओनली वाटर। अगर दरमियान में शुगर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो वो तो काइनेटिक एनर्जी को रोक देंगे, वो तो काइनेटिक एनर्जी को कम कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स की इस तरह की हो कि वाटर के मॉलिक्यूल सिर्फ वाटर से कोलाइड हो रहे हों, ना कि शुगर के मॉलिक्यूल से। ऐसे केस में फिर क्या होगा कि वो वाटर जो प्योर होगा उसकी जो उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसमें कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा। सो दीज विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलिजन बिटवीन देम। यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलिजन होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा। जैसे जैसे आप बीच में शुगर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो कोलिजन है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो कम होती जाएगी और वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। समझ में आ रही बात? ये बेटा क्लियर हुई है बात ये वाली? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ। अब आइए, अब इसका Yes. आंसर करें बेटा, अब इसका आंसर करें। किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर प्योर वाटर का। यस सर। सर प्योर वाटर। प्योर वाटर, क्योंकि सर यहाँ क्योंकि पर वो काइनेट सर वहाँ पे लिखा है कि वाटर पोटेंशियल इज जस्ट डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। सो सर प्योर वाटर में वाटर ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। जी सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस वजह से इसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। जी बेटा, अगली क्लास का टाइम हो गया। ये आपने याद रखना है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कल इसको लिंक करना है अगले कॉन्सेप्ट से। सो बी वेरी केयरफुल, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर का लास्ट जो पोर्शन है ये लाजमी सुनकर आइएगा बेटा।